धनानंद अथवा धननंद मगध देश का एक राजा था। इसकी राज्य सीमा व्यास नदी तक फैली थी। मगध की सैनिक शक्ति के भय से ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया था। पाली ग्रंथों में मगध के तत्कालीन शासक का नाम धननंद बताया गया है। इसके अतिरिक्त पाली ग्रंथों में 9 नंदों के नाम तथा उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें भी बताई गई हैं। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि नंदवंश के 9 राजा, जो सब भाई थे, बारी बारी से अपनी आयु के क्रम से बुढ़ापा गद्दी पर बैठे। धननंद उनमें सबसे छोटा था। सबसे बड़े भाई का नाम उग्रसेन नंद बताया गया है, वही नंदवंश का संस्थापक था। जीवन परिचय। चंद्रगुप्त की तरह ही उसका प्रारंभिक जीवन भी अत्यंत रोमांचपूर्ण था। वह मूलतः सीमांत प्रदेश का निवासी था। एक बार डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे मलय नामक एक सीमांत प्रदेश में ले गए और उसे इस मत का समर्थक बना लिया कि लूटमार करना जमीन जोतने से अच्छा व्यवसाय है। वह अपने भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित डाकुओं के एक गिरोह में भर्ती हो गया और शीघ्र ही उनका नेता बन बैठा। वे आसपास के राज्यों पर धावे मारने लगे और सीमांत के नगरों पर चढ़ाई करके यह चुनौती दी, या तो अपना राज्य हमारे हवाले कर दो या युद्ध करो। धीरे धीरे वे सार्वभौम सत्ता पर अधिकार करने के स्वप्न देखने लगे। इस प्रकार एक डाकू राजा राजाओं का राजा बन बैठा। चाणक्य का अपमान। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि जिस समय चाणक्य पाटलिपुत्र आया था, उस समय धननंद वहां का राजा था। वह अपने धन के लोभ के लिए बदनाम था। वह 80 करोड़ कोटि की संपत्ति का मालिक था और खालों, गोंद, वृक्षों तथा पत्थरों तक पर कर वसूल करता था। तिरस्कार में उसका नाम धननंद रख दिया गया था, क्योंकि वह धन के भंडार भरने का आदी था। कथासरित सागर में नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उसने गंगा नदी की तली में एक चट्टान खुदवाकर उसमें अपना सारा खजाना गाड़ दिया था। 9 उसकी धन संपदा की ख्याति दक्षिण तक पहुंची। तमिल भाषा की एक कविता में उसकी संपदा का उल्लेख इस रूप में किया गया है कि पहले वह पाटली में संचित हुई और फिर गंगा की बाढ़ में छिप गई। परंतु चाणक्य ने उसे बिल्कुल ही दूसरे रूप में देखा। अब वह धन बटोरने के बजाय उसे दान पुण्य में व्यय कर रहा था। यह काम दानशाला नामक एक संस्था द्वारा संगठित किया जाता था, जिसकी व्यवस्था का संचालन एक संघ के हाथों में था, जिसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। नियम यह था कि अध्यक्ष 1 करोड़ मुद्राओं तक का दान दे सकता था और संघ का सबसे छोटा सदस्य 1 लाख मुद्राओं तक का। चाणक्य को इस संघ का अध्यक्ष चुना गया, परंतु होनी की बात, राजा को उसकी कुरूपता तथा उसका धृष्ट स्वभाव अच्छा न लगा और उसने उसे पदच्युत कर दिया। इस अपमान पर क्रोध होकर चाणक्य ने राजा को शाप दिया, उसके वंश को निर्मूल कर देने की धमकी दी और एक नग्न आजीविक साधु के भेष में उसके चंगुल से बच निकला। धननंद और चंद्रगुप्त। ग्रीक विवरणों के अनुसार नंद की सेना में 2 लाख पदाति, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। कर्टियस ने तो नंद की सेना के पदाति सैनिकों की संख्या 2 लाख के बजाय 6 लाख लिखी है। इस शक्तिशाली सेना को परास्त करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त को विकट युद्ध की आवश्यकता हुई थी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह के अनुसार इस युद्ध में 100 कोटि पदाति, 10,000 हाथी, 1 लाख अश्वारोही और 5,000 रथ काम आए थे। इस विवरण में अवश्य ही अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, पर यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त और नंद के युद्ध की विकटता और उसमें हुए धन जन के विनाश की स्मृति चिरकाल तक कायम रही थी और जनता उसकी भयंकरता को भूल नहीं सकी थी। मिलिंद पेन्हो के अनुसार नंद की सब सेना, संपत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बुद्धि भी नष्ट हो गई, तो उसे चाणक्य और चंद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिए विवश होना पड़ा। परास्त हुए नंद का चाणक्य ने घात नहीं किया, अपितु उसे अपनी 2 पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही उतनी संपत्ति भी उसे अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ में आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुश्रुति में चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद के विनाश का उल्लेख है। 11 नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद बहुत दुर्बल और अत्याचारी था। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 पूर्व में नंदवंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली।